कल जब मैं इस विषय पर प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, जिस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जिस पर कुछ भी इस तरह की बात कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुख देता है। कल भी मैंने एक ही बात रखी थी कि दिसंबर 2012 में हुई घटना के बाद जनवरी 2013 में जो कानून बना, उस कानून का असर क्या है, उस कानून का प्रभाव क्या है, उस कानून का भय क्या है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उस कानून को जानने और समझने का लोगों के बीच तरीका क्या है, उस कानून के बारे में लोगों की मालूमात क्या है, देश की बच्चियों और लड़कियों को उस कानून के बारे में कितना कुछ पता है। ये सब गुस्से में, ये सब आक्रोश में देश की सड़कों पर निकल आए थे और सही हुआ। उसके बाद एक बड़ी बहस हुई। अभी मैं फिर सुन रहा था, मैं नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन भावुक होकर कल मैं भी बहुत भावुक था। इस मसले पर बहस की जा रही है कि कौन लाइसेंस देता है, कौन ये वेरिफिकेशन करता है, पुलिस की क्या भूमिका है, ट्रांसपोर्टेशन का जो महकमा है उसकी क्या भूमिका है। ये सारी बातें समझ में नहीं आती। घटना होती है, गृह मंत्री साहब को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ किया जाएगा, प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अब ये प्रभावी कदम होंगे क्या? दो बातें बड़ी स्पष्ट है। या तो इन टैक्सी सर्विसेज में ड्राइवर रखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव हो, या आप भूल जाइए और इन टैक्सी सर्विसेज को बंद कर दीजिए। क्या ये संभव है? तो फिर बड़ा परिवर्तन क्या है? कल भी मैंने ये बात रखी थी, जो आज मैं सुन रहा था देश के सांसद पार्लियामेंट में कह रहे थे कि जब उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था, एक पृष्ठभूमि थी, फिर उसको काम कैसे मिला, इसके लिए कौन जवाब देगा? अब ये भी स्पष्ट है कि जिसने भी उसको काम करने का नकली कागजात पर लाइसेंस दिया होगा वो तो आज हमको मिलने वाला नहीं। या जांच करके उसको पकड़ा जाए, या जांच करके उन टाउट्स को पकड़ा जाए जो इस तरह के लाइसेंस दिलवा देते होंगे। ये बड़ा अजीब सा सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो आज के दिन के घटनाक्रम की तस्वीर आपके सामने लेकर आएगी। फिर एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, आज मुंबई से भी आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों की धारणा क्या है। सबसे पहले आज की खबर इस मसले पर। दिल्ली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार के खिलाफ बुराड़ी थाने में फर्जीवाड़े से जुड़ी 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक उसने फर्जी सर्टिफिकेट की मदद से कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया। इसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बुराड़ी के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एक केस दर्ज किया है क्योंकि वो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाया गया था वो गलत पाया गया, तो उसके लिए हमने एक एफआईआर दर्ज की है। उसकी हम तफ्तीश करेंगे ताकि उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए। दूसरी तरफ पुलिस ने उबर कैब सर्विस के खिलाफ सराय रोहिल्ला थाने में भी एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें 188 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकारी नियमों का उल्लंघन और धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उबर ने सरकारी गाइडलाइंस की अनदेखी की है। जांच के दायरे में वो अधिकारी भी हैं जो देश के बाहर बैठे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस आरोपी शिव कुमार को लेकर सोमवार को मथुरा गई थी, जहां से 2 मोबाइल बरामद किए गए, लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं मिला जो घटना के वक्त इस्तेमाल कर बंद कर दिया गया था। सबसे पहले 2003 में 354-323 का मुकदमा थाना इलाहाबाद में कायम हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। इस बात 2006 में 25 आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा किसनी में कायम हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। 2013 में 394 और 376 का मुकदमा इसके खिलाफ कायम हुआ, थाना इलाहाबाद में, उसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी है इसमें। और 2 गुंडा एक्ट इसके हुए हैं, एक 2003 में, एक 2009 में। पुलिस ने वारदात के वक्त पहने आरोपी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही इस्तेमाल हुई कार की भी फॉरेंसिक जांच कराई गई है। इस बीच पुलिस ने गुड़गांव से सराय रोहिल्ला तक के पूरे रूट और उस जगह की भी पहचान कर ली है जहां रेप किया गया। रेप से पहले ड्राइवर ने पीड़ित लड़की की पिटाई कर गला दबाने की भी कोशिश की। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने तकरीबन अभी तक 5000 कैमरास की इंस्टॉलेशन का कार्यवाही की है। इसके अलावा हमारे प्लान्स हैं अनदर 10,000 कैमरास शहर में लगाने के। उसके अलावा आजकल हम जो है पब्लिक की मदद से भी हमने कैमरास लगाने का काम शुरू किया है। पुलिस ने इस केस की चार्जशीट 20 दिनों के भीतर पेश करने का दावा किया है।
इसके लिए मामले से जुड़े तमाम गवाहों, डॉक्टर और उबर के अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा। ये पुलिस की सही जांच के संकेत हैं कि पुलिस ने आरोपी को समय से गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और पुलिस अगले 20 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर देगी। लेकिन सरकार को ऐसी घटनाओं के पीछे की वजहों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। बहस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिला दूं, राजेंद्र सोनी जी जो कल हमारे साथ थे वो आप वापस आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद मिश्रा है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेगा कैब्स और जो एसोसिएशन है रेडियो टैक्सी सर्विस की, उसको विनोद मिश्रा जी रिप्रेजेंट करते हैं। गौतम कौल साहब है, फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर रहे हैं दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं। और स्वरा भास्कर हैं, वो एक एक्ट्रेस है और साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी है, वो मुंबई से है। तो मुंबई की तस्वीर पर हम जब चर्चा करेंगे तब खास तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। जरा ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखिएगा सारे पैनल को कि कुछ कंपनियां जो इन सर्विसेज को चला रही हैं उन्होंने स्पष्टतः लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई घटना होती है तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा। हमारा मकसद कोई निजी टैक्सी सर्विसेज को बंद कराना या उनको प्रतिबंधित कराना, उन पर बैन लगवाना नहीं है, लेकिन वो स्वतः कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं और लिखित शब्दों में इस बात को स्पष्ट करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टैक्सी ड्राइवर के बर्ताव और उसके तौर तरीकों को लेकर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस चेतावनी के बावजूद अगर आपको रेडियो टैक्सी से सफर करना है तो कीजिए, क्योंकि मर्जी है आपकी। क्योंकि मेरू कैब ने ऐसा लिखकर यह साफ कर दिया है कि ड्राइवर की बदसलूकी या किसी दूसरे अपराध को लेकर कैब कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की, नाउ ये टर्म एंड कंडीशन मेरू के उसमें लिखा है, आप बता रहे हैं, ठीक बता रहे होंगे। हम मेरू से उसकी क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, जरूर मांगेंगे, एसोसिएशन का काम है। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन में उनके लिखा गया और सेम कंपनी में है, जिस कंपनी में वो रेडियो टैक्सी लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शनेबल है। पर ऐसी शर्त सिर्फ मेरू की नहीं बल्कि जमात में ओला कैब भी शामिल है। ड्राइवर के किसी भी तरह के व्यवहार की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली में ब्लैकलिस्ट हो चुकी उबर कैब सर्विस ने तो कुछ और भी साफ और खतरनाक शर्तें रखी हैं। उबर मनपसंद, सुरक्षा और थर्ड पार्टी की योग्यता को लेकर कोई गारंटी नहीं देता। ये पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि थर्ड पार्टी आपकी उम्मीद और ज़रूरतों पर खरा उतरती है या नहीं। इस सेवा का इस्तेमाल आप थर्ड पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की असुरक्षा, खतरा, नाबालिगों को लेकर नुकसानदेह या किसी दूसरी अनचाही बातों का जोखिम उठाते हुए कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन टैक्सियों का इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों में से शायद ही किसी को ये बात मालूम हो कि जिस टैक्सी में वो सफ़र कर रहे हैं उसकी सुरक्षा कानूनी तौर पर कुल मिलाकर भगवान के हवाले है कि उनका सफ़र सुरक्षित बना रहे। मतलब शॉकिंग न्यूज़ आप बता रहे हो कि ऐसे अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड दैट योर ड्राइवर, ही इज़ योर ड्राइवर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एक बार आप कैब में बैठ गए उसके बाद ड्राइवर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दिस इज़ वेरी शॉकिंग, सीरियसली। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हमने ना कभी पढ़ी, ना कभी इस बारे में हमने सोचा। सुविधा है तो समस्या भी। खुद से लेकर सामान की हिफाजत तक की जिम्मेदारी सवारी की है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह अगर सही सलामत पहुंच जाए तो इसका भगवान ही मालिक है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन देवदीप कंवर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो हैरान हुए आप? मैं लिख रहा था कागज पर, हैरान हुए? तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इन टैक्सियों को चलाने की इजाजत, अनुमति, आज्ञा सरकारी तंत्र में किसने दी? गौतम कौल साहब, अब ये है कि आपने उसको पकड़ लिया, 20 दिन में चार्जशीट दाखिल हो गई, पुलिस ने भी काम कर दिया। अब सवाल ये है कि जिस टैक्सी में आप सफर कर रहे हैं उनके पास कोई तरीका नहीं है आपके महफूज होने की, आपके सुरक्षित होने की कोई जिम्मेदारी लेने की। वो साफ साफ कहते हैं हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इनके कहने से क्या होता है? ये नहीं, वो लिख रहे हो, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कानून है, देश का जो कानून है वो इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर रहता है। वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सरकार और ऑपरेटर के बीच में है।
आप ये देख लिए कि जो परमिट इशू हुआ है उसके अंदर कंडीशंस क्या हैं, और वो जो कंडीशंस हैं वो ओवरराइड करेंगी, और सब इस तरह के जो हैं जो छोटे जब वो खुद लिख कर दे रहे हैं, हमारी रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि मेरू टैक्सी सर्विस क्या कह रही है, ओला टैक्सी सर्विस क्या कह रही है, ये उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उबेर क्या कह रही है, जनता से बात कर रहे हैं। सरकार से अगर ये बात करने लग जाएं तो इनको जो है परमिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टेट की एक तो पहले रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो बेसिक प्रोटेक्शन जो है सिटीजन को देगी। वो जब कभी कोई लेकिन सर सरकार की नाक के नीचे 10,000 से ज्यादा टैक्सियां दिल्ली में चल रही है। क्या हो रहा है सड़क पे, सरकार इस तरह से निगरानी नहीं रख सकती। और जैसे कि ये भी जो वाकया हुआ है, ये वहां हुआ है जहां पे स्ट्रीट लाइटिंग जो थी वो बहुत ही खराब थी, तो ये भी एक म्युनिसिपल रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुलिस ने जो किया या ना किया वो अंडर एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सोनी साहब को लॉ है, लॉ गौतम कौल एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर के तौर पर कह रहे कि ये होना चाहिए। सोनी साहब, इसमें क्या तस्वीर है जब वो कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो उबेर के जो क्लॉजेस पढ़कर हमारी रिपोर्ट ने बताया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी हो रहा है उसके तो हम बिल्कुल ही नहीं उससे हमारा लेना देना। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब इन्होंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परमिट लिया था, एक करार हुआ था इनका। हाँ। करार के अंदर अगर यदि ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये पीछा इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। नहीं, वो उसको लिख कर बता रहे हैं। वो ये कोई जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जानकारी नहीं है, ये उनकी उपलब्ध जानकारी में से वो बता रहे हैं। जब इन्होंने ये परमिट लिए थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, इन्होंने जब पिछली जो सरकारी थी उन्होंने ये कहा था भाई ड्राइवर की भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, अगर चालक रखोगे तुम जिम्मेदार होगे इस चीज के, इसीलिए हम परमिट दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ। हर कंपनी चलाने का, नहीं तो क्या जरूरत थी इनको 200, 300, 400 परमिट देने के? वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिल सकते थे? अब दिल्ली के लोग भी तो ना पढ़े लिखे लोग, तो उनको भी ये टैक्स नहीं। तो क्या आपके हिसाब से ऐसा लिखना उनका गलत था? ये गलत है बिल्कुल। अगर जाकर परिवहन विभाग के लोगों ने भी करा होगा तो दोनों पार्टी वो उसको साफ तौर पर, जैसे मैंने कहा, ये कोई खुफिया जानकारी नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में डालकर जनता के सामने सार्वजनिक रखकर ये जानकारी दे रहे हैं। विनोद मिश्रा साहब, उसके बाद जो है स्वरा भास्कर के पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप सोचिए भाई जिम्मेदारी वो ले ही नहीं रहे हैं, वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने आधार पर लिखित में ये बात करें। विनोद जी, क्या ये बात सच है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम रेडियो टैक्सी स्कीम 2006 के अंदर गवर्नड हैं। ठीक है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उबर कैब और मेरू जिसने लिखा हुआ है, वो है एग्रीगेटर सर्विस। दे आर नॉट, यही समझने की बात है। रेडियो टैक्सी स्कीम और सर्विस एक अलग सर्विस है, एग्रीगेटर एक अलग सर्विस है। द डिफरेंस बिटवीन द टू सर्विसेज इज हियर वी ओन एवरीथिंग। यहां पे टैक्सियां हमारी अपनी है, ड्राइवर हमारे अपने हैं, जीपीएस ड्राइवर निकाल नहीं सकता, वो गाड़ी का एक इंटीग्रल पार्ट है। जिसकी आप बात कर रहे हैं उबर टैक्सी, ओला टैक्सी, ये वो सर्विसेज हैं जहां ये एक मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हैं। दे आर नॉट कॉलिंग देम एज ए टैक्सी सर्विस, दे आर सेइंग दे आर एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी। सो उबर या ओला या कोई एक और भी कंपनी हो, वो एक कंपनी, एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर किसी और की टैक्सी है, किसी और का ड्राइवर है। जब कौन है जिसकी टैक्सी जिसका ड्राइवर है? ये तो कमाल की स्थिति आप बता रहे हैं। ये तो वो लोग बताएंगे जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया है। हम तो अपनी बात कर सकते हैं जो रेडियो टैक्सी चला रहे हैं। हाँ। यहाँ पे एक एक चीजें बहुत ही क्लियर लिखी हुई हैं कि टैक्सी जरा एक बड़ा धरातल पर आकर एक फर्क बताइए आप में और ये ओला, उबर या मेरू टैक्सी सर्विस में। रेडियो टैक्सी क्या होती है? मैं बता देता हूं। फर्क इतना है कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में, जैसे मैं मेगा कैब से बिलोंग करता हूं, हमारी अपनी 800 टैक्सी हैं जो हमने खुद से खरीदी हुई हैं। वी हैव इन्वेस्टेड ए लार्ज। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। रेडियो टैक्सी और नॉन रेडियो टैक्सी में फर्क क्या? रेडियो टैक्सी में ऐसा तो है नहीं कि रेडियो लगाया तो आप एफएम सुन सकते हैं, इसलिए वो रेडियो टैक्सी एक समझाइए। मैं जानता हूं खाली जनता समझे, गवर्नमेंट की एक स्कीम है। जनता को कैसे समझ में आएगा? अब आपने आज आके एक बड़ी चमत्कारिक नई बात बता दी कि वो तो सर्विस, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है ओला मेरू वाले। हम तो फोन करते हैं, कॉल साहब के घर से मैं आ रहा हूं भोजन करके, मेरे पास रात को गाड़ी नहीं है, मैं तो मेरू को फोन करूंगा, मुझे थोड़ा पता कि वो सॉफ्टवेयर सर्विस चला रहे हैं, वो तो मेरे लिए टैक्सी सर्विस चला रहे हैं। मैं आपको कुछ इसके प्रमाण भी दूंगा विज्ञान जी। दिल्ली सरकार ने 2006 में एक रेडियो टैक्सी स्कीम निकाली थी। हाँ। जिसके तहत आवेदन मंगाए गए थे और जिसमें कुछ
शर्तें थी कि जिसको आपको पूरा करना है। जैसे आपके पास अपनी टैक्सी होनी चाहिए, आपके पास अपना कॉल सेंटर होना चाहिए जो 24 घंटे आपके कस्टमर वहां फोन कर सके, आपकी गाड़ियों के अंदर जीपीएस फिक्स्ड होनी चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए टैक्सी की, आपके पास अपनी पार्किंग की जगह होनी चाहिए, आपके ड्राइवर के पास पब्लिक सर्विस बैज होना चाहिए। पब्लिक सर्विस बैज दिल्ली गवर्नमेंट देती है। ये सब कल बातें हो गई। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि रेडियो टैक्सी और नॉन रेडियो टैक्सी में फर्क क्या। लोग सोच भी रहे होंगे मैं बड़ा मूर्ख आदमी है। रेडियो टैक्सी एक वो सर्विस है जहां पे आपको एक गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस लेके, जहां आप कहते हैं, और मेरू, ओला और उबेर ये वो सर्विस है जहां गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उबर और ओला ने शायद, जहां तक मेरा पता है, मेरी जानकारी है, गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। हाँ। मेरू के पास दो तरह की सर्विसेज हैं, एक है रेडियो टैक्सी की और एक है एग्रीगेटर। हाँ। जो रेडियो टैक्सी है वो आज भी रेडियो टैक्सी चला रहे हैं, जो एग्रीगेटर की सर्विस चला रहे हैं इसका जवाब वो खुद भाई देंगे। ये तो बड़ा कंफ्यूज करने की, ये तो मतलब देश यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि बलात्कार क्यों हो रहे हैं। आप यहाँ एग्रीगेटर और नॉन एग्रीगेटर। एक मिनट मैं स्वरा जी को लाना चाहूंगा। स्वरा, आप समझ पा रही है यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात यह है कि हम और आप एक आम हिंदुस्तानी टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं और सुरक्षित होने के हिसाब से टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि एक की टैक्सी है रेडियो, दूसरे की टैक्सी है नॉन रेडियो, एक एग्रीगेटर है। एक मिनट मैं उनका रिएक्शन ले लूं। हाँ प्लीज स्वरा जी, सुनना चाहता हूं आप क्या कह रही है। मुझे लगता है हम मुद्दे से हट के बात कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा रहता है कि आप अपने हिफाजत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। पॉइंट मतलब अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, मुझे लगता है पॉइंट जो एक लीगल पॉइंट है वो बहुत सिंपल चीज है। वो ये कि उबर के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि उनके ड्राइवर्स का बैकग्राउंड चेक होता है, और इस केस से हमने ये पाया है कि ये झूठ है। तो ये आप ये झूठ बोल रहे हैं कस्टमर्स से, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है, और अगर चाहे वो रेडियो टैक्सी हो, चाहे वो एग्रीगेटर हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हो, ये तो आई थिंक कि हमारी सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो भी कमर्शियल व्हीकल्स चल रही हैं जो कि देश के बाशिंदों के सर्विस में हैं, उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा भी होता कि हम आपके जान की हिफाजत करेंगे या आपके हम जनरली सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, तो क्या ड्राइवर ये नहीं करता? क्योंकि ये जो क्राइम है और ये जो हिंसा होती है औरतों पे, ये तो एक मानसिकता है जो हमारे समाज में बहुत ही आम है, जो होती जा रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि नए कानून भी बन गए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आई थिंक प्रॉब्लम उस मानसिकता की है, वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। और जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो जौन सा भी शहर हो इस देश का या इस दुनिया का, वो औरतों के लिए सेफ नहीं होगा।